बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 103 मुलाहिज़ा फरमाएं। गाड़ी की आवाज़ अब बहुत करीब से सुनाई दे रही थी और फिर अचानक ये गाड़ी सियान चांग वाले कांटे की पिछली तरफ से घूमकर सामने आ गई। वो पुलिस की गाड़ी थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैंने जरा सी गर्दन घुमाकर जानकी को पुलिस के बारे में आगाह किया। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पीछे दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। गाड़ी सियान चांग के कांटे से जरा आगे आकर रुकी। 4 पुलिस वाले नीचे उतरे, 2 वहीं खड़े रहे और 2 तेज कदम उठाते हुए मेरी तरफ आने लगे। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई और दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। वो दोनों पुलिस वाले बड़ी तेजी से मेरे करीब आ रहे थे। दोनों पुलिस वाले मेरे सामने 2 कदम के फासले पर रुक गए। उनमें से एक ने तेज लहजे में कुछ कहा मगर एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आया। उसने दोबारा कुछ कहा मगर इस बार भी कुछ न समझ पाया। उसने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़ लिया। मेरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगने लगी। पुलिस वाले ने राइफल वाले हाथ से गाड़ी की तरफ इशारा किया जहां दूसरे 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनके साथ चलते हुए मैं इधर उधर देख रहा था मगर आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिल में अचानक ही एक और ख्याल उभरा। सियान चांग रात को कई घंटों के लिए यहाँ से गायब रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शहर जाकर काराचान से मुलाकात की और काराचान ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया हो। काराचान आखिर उसकी बीवी थी। ऐसे रिश्ते आसानी से तो नहीं टूटते। अलबत्ता सियान चांग ने मुझे पुलिस के हवाले करने का प्रोग्राम बना लिया। मैं उनके लिए बिल्कुल अजनबी था। मैं और जानकी बख्शियों का भेष बदलकर धोखा दे रहे थे और फिर हम पर 3 आदमियों के कत्ल का इल्जाम भी था। ये लोग हमारी बातों पर यकीन क्यों करने लगे? मैं जैसे जैसे सोचता गया मेरा जहन उलझता चला गया। उसके साथ ही मेरी बेचैनी भी बढ़ती रही। अगर हम पुलिस के हाथ लग गए तो बचने की कोई तवक्को नहीं की जा सकती थी और यहाँ से फरार का कोई रास्ता भी नहीं था। अगर हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश होती तो ये लोग हमें गोलियों से छिलनी कर देंगे। हम गाड़ी के करीब पहुंच गए। गाड़ी के करीब खड़े हुए पुलिस वालों में से एक निचले दर्जे का ऑफिसर था। जिस पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ रखा था उसने मेरी तरफ देखते हुए उसी तेज लहजे में कुछ कहा। मेरा हाथ अब भी उसकी गिरफ्त में था। ऑफिसर की भवें तन गई। वो चंद में मेरी तरफ घूरती हुई नजरों से देखता रहा। फिर उसने भी उसी लबो लहजे में कुछ कहा। मैं सिर्फ एक लफ्ज समझ सका। सियान चांग, क्या बात है? मुझे क्यों पकड़ा है? क्या चाहते हो तुम और किसकी तलाश है तुम्हें? मैंने मैंडन जबान में रुक रुक कर कई सवाल कर डाले। ऑफिसर की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने अपने माथे ऐसे कुछ कहा। उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया। ऑफिसर मेरी तरफ देखते हुए मैंडरिन जबान में बोला, हम मिस्टर सियान चांग से मिलना चाहते हैं। मेरा ये माथे तुमसे उसके बारे में पूछ रहा था। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। क्या मामला है? तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? मैं मजीद इत्मीनान कर लेना चाहता था। रात को मिस्टर सियान चांग की शहर वाली कोठी में अचानक आग भड़क उठी थी। कोठी की आग पर अभी तक पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन उसकी मिसेज और 2 मुलाजिम औरतों को निकाल लिया गया था मगर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मिसेज सियान चांग का आधा जिस्म तो जलकर राख हो चुका है। मुझे कलेजा मुंह को आता हुआ महसूस होने लगा। मैंने सर को 2-3 झटके दिए और हुंकों की तरह ऑफिसर की तरफ देखने लगा। मिस्टर सियान चांग को इस अफसोसनाक वाकई की इतला देना जरूरी है। वो कहाँ है? ऑफिसर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं जैसे होश में आ गया उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया और सियान चांग के कांटे की तरफ दौड़ गया। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने 2-3 मरतबा दस्तक दी तो दरवाजा खुला। वो उन दोनों औरतों में से एक थी जो गुज़िश्ता रात सियान चांग के साथ थी। उसके बिखरे हुए बाल और सुर्ख आंखों में नींद का खुमार था। सियान चांग कहाँ है? मैंने पूछा। वो जवाब देने की बजाय घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखती रही। मैं उसे धक्का देते हुए अंदर आ गया। किंग साइज डबल बेड पर दूसरी औरत आड़ी तिरछी सो रही थी। मैंने इधर उधर देखा। सियान चांग वहां मौजूद नहीं था। मैं तेजी से बाहर निकल आया। उसने बाहर पुलिस को देख लिया था और दूसरे हील में दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसे तलाश करता हूँ, वो शायद पिछली तरफ है, मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा और उस टीले की तरफ चलने लगा जिसके दूसरी तरफ मजदूरों के हट्स थे। टीले पर पहुंचा ही था कि दूसरी तरफ से सुपरवाइजर दिखाई दिया। क्या बात है मिस्टर, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो, सुपरवाइजर ने कहा और फिर पुलिस को देखकर चौंक गया। ओह, ये यहाँ क्यों आए हैं? शहर में मिस्टर सियान चांग की कोठी में आग लग गई और मिसेस सियान चांग जलकर मर गई हैं और ये लोग मिस्टर सियान चांग को इतला देने आए हैं। ओह, सुपरवाइजर का चेहरा भी धुआं हो गया था। तुम उनके पास चलो, मैं मास्टर को लेकर आता हूँ। वो वापस मुड़ गया। मैं दोबारा पुलिस वालों के पास आ गया और पूछने लगा कि आग कैसे लगी थी। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑफिसर ने जवाब दिया, लेकिन हमारे ऑफिसर का ख्याल है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी जो अचानक ही भड़क उठी और उन तीनों औरतों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। वो चंद में खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन तकरीबकारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिस्टर और मिसेज सियान चांग कारोबारी लोग हैं, इनके कुछ दोस्त हैं तो दुश्मन भी हो सकते हैं। लोग जानते हैं कि मिस्टर सियान चांग शहर में मौजूद नहीं है और हो सकता है कि मौके से फायदा उठाकर ये आग उनके किसी दुश्मन ने लगाई हो। बहरहाल तहकीकात के बाद ये असल बात सामने आएगी। मैं कुछ कहना चाहता था मगर सियान चांग सुपरवाइजर और 2-3 और आदमियों को टीले की तरफ से आते देखकर खामोश हो गया। सियान चांग को अपने सामने देखकर तीनों पुलिस वाले और ऑफिसर भी मुअद्दब हो गया। ऑफिसर धीमे लहजे में उसे कोठी में लगने वाली आग के बारे में बताने लगा। उस वक्त सियान चांग का चेहरा भी धुआं हो रहा था।
सियान जंग अपने कैबिन में चला गया और चंद मिनट बाद वापस आ गया। उसने पुलिस वालों से कुछ कहा। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के सियान जंग और सुपरवाइजर कॉटेज के पिछली तरफ चले गए जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। 2-3 आदमियों के साथ मैं भी उनके साथ उस तरफ आ गया था। गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले सियान चांग ने एक अधेड़ उम्र औरत को सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां सौंप दी और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, हो सकता है मुझे आज का सारा दिन और रात भी शहर ही में रहना पड़े। तुम लोग आराम से यहाँ रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं वापस आ जाऊँ तो तुम लोगों की रवानगी का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? तुम्हारे आने के बाद ही हम कहीं जा सकेंगे, मैंने कहा। पुलिस की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। सियान चांग की गाड़ी भी उसके पीछे रवाना होगी। मैं उन मजदूरों के साथ वापस आ गया जिस औरत को सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसका नाम कोबाना था। उसने चौड़े पांचे वाला पाजामा और ओपन शर्ट पहन रखी थी। सर पर तिनको वाला चौड़े छज्जे का हैट भी था। हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्या कुछ खाने को मिल सकेगा? मैंने उसे कहा। यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, इस टीले के दूसरी तरफ बस्ती में आ जाओ, मैं बंदोबस्त कर देती हूँ, कोबाना कहते हुए सियान चांग वाले कांटे की तरफ मुड़ गई और दरवाजा खटखटाने लगी। मैं अपने हट की तरफ बढ़ गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था लेकिन उसमें जरा सी चूरी थी और मुझे यकीन था कि जानकी दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी उस चूरी में से बाहर की सूरत-ए-हाल का जायजा ले रही होगी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ का दबाव डाला तो वो एक तरफ हटकर दीवार के साथ लग गई। मैंने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। जानकी के हाथ में पिस्तौल था और उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के तासरात साफ नजर आ रहे थे। खतरा टल गया है, मैंने जानकी की तरफ देखते हुए कहा। बात वो नहीं थी जो हम समझे, मामला कुछ और निकला। पिस्तौल को छुपा लो, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मामला था? मुझे मुतमईन पाकर जानकी के चेहरे पर भी तमानियत सी आ गई। उसने पिस्तौल अपने लिबास के अंदर छुपा लिया। पुलिस यहाँ क्यों आई थी? और मेरा ख्याल है सियान चांग उनके साथ क्या है। सुनोगी तो चल पड़ोगी, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जानकी मेरे सामने स्प्रिंग वाले बेड पर टांगे लटका कर बैठ गई। कल रात तक हम जिस कोठी में थे, गुज़िश्ता रात उसमें पुरस्रार तौर पर आग लग गई। कालाशान और उसके साथ 2 औरतें भी उसी आग में जलकर राख हो गईं। क्या? जानकी वाकई ही उछल पड़ी। ये दुरुस्त है, मैंने कहा। पुलिस वाले सियान चांग को इतला देने और उसे साथ ले जाने के लिए यहाँ आए थे। आग कैसे लगी? जानकी ने पूछा। पुलिस ऑफिसर के कहने के मुताबिक आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट था। बाद में तहकीकात होगी लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो लोग आग लगने की असल वजह कभी नहीं जान सकेंगे। क्यों? जानकी ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। इस कमरे में आने के बाद तुम तो जल्दी सो गई थी लेकिन मैं जागता रहा। अजीब सी बेचैनी थी, थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। आधी रात के करीब सियान चांग कुछ आदमियों के साथ यहाँ से गया था। वो हमारी वैन भी ले गए थे जो इस वक्त मौजूद नहीं है। ये लोग सुबह होने से तकरीबन 1 घंटा पहले लौटे थे। तो तुम्हारा ख्याल है कि आग सियान चांग ने लगाई होगी? जानकी बोली। मामला सियान चांग की जिंदगी और जायदाद का था, मैंने कहा। काराशान सियान चांग की दूसरी शादी से खौफजदा थी। उसे किसी तरह पता चल गया कि सियान चांग दूसरी शादी की वसीयत तैयार करवा रहा है जिसमें काराशान को हर चीज से महरूम कर दिया जाएगा। वो वसीयत पर दस्तखत होने से पहले सियान चांग को कत्ल करवा देना चाहती थी ताकि पुरानी वसीयत के मुताबिक वो खुद वाहिद और कानूनी वारिस करार पाए। सियान चांग को कत्ल कराने के लिए उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसकी तफसील मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और जब सियान चांग को हमारे जरिए काराशान की साजिश का पता चला तो उसने काराशान ही को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और उसने इस फैसले पर अमल करने में देर नहीं लगाई। और मेरे ख्याल में यह हमारे हक में बेहतर ही हुआ। वो कैसे? जानकी ने पूछा। यहाँ की पुलिस को जंगल में मंगशुई और उसके साथियों के कत्ल की इतला तो मिल चुकी थी और वो मशकूक बख्शों की तलाश में भी थे। लेकिन काराशान पुलिस से ज्यादा चालाक निकली। वो उखियांग की बस्ती तक पहुंच गई और हमारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। अपनी इन्हीं मालूमात के बलबूते पर वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन हमारा ये रात भी उसके साथ ही जल कर राख हो चुका है। अब हमें कम से कम वो परेशानी तो नहीं रही। और अगर सियान चांग ने कोई और हरकत कर डाली तो? जानकी ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। वो ऐसा नहीं करेगा, मैंने वसूख भरे लहजे में जवाब दिया। मगर मुझे इस वक्त बड़े जोर की भूख लग रही है। नाश्ते के लिए हमें टीले की दूसरी तरफ बस्ती में जाना पड़ेगा। चलो, भूख तो मुझे भी लग रही है, जानकी कहते हुए उठकर मेरे साथ चल पड़ी। काठी के बाहर एक दरख्त के नीचे पानी से भरा हुआ एक ड्रम रखा हुआ था। हम दोनों ने उस ड्रम के पानी से हाथ मुंह धोए। इस वक्त वो दोनों औरतें भी सियान चांग के कांटे से निकलकर इस तरफ आती हुई दिखाई दी। उन दोनों ने खुले पांचे के पाजामे और सेलुलस टी शर्ट पहन रखी थी। करीब पहुंचकर वो दोनों हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो भी मजदूरों की बस्ती की तरफ जा रही थी। हम भी उनके साथ ही हो लिए। 30-35 मजदूर एक दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। चांग की कोठी में आतिश ज़दगी और काराशान की हलाकत सब तक पहुंच गई थी और इस वक्त वो अपना सारा काम छोड़कर अपने अपने अंदाज में उसी खबर पर तबसरे कर रहे थे। कोबाना में एक हट में ले गई। वो दोनों भी हमारे साथ ही थी। हट में एक मेज पर नाश्ता हमारा मुंतजिर था। तंदूर की मोटी सी रोटी और मुर्गी का भुना हुआ गोश्त जिसमें मसाला बराए नाम ही था। नाश्ते के फौरन ही बाद हम अपने कांटे वापस आ गए। वो दिन गुजर गया और फिर रात भी गुजर गई। सियान चांग वापस नहीं आया। अलबत्ता अगले रोज दोपहर के वक्त सुपरवाइजर वापस आ गया। उसने बताया कि मास्टर को 2-3 दिन मजीद वहां रहना पड़ेगा।
सूरज गुरूब होने से पहले ही तमाम मजदूर काम से वापस आ गए थे। उन्होंने सुपरवाइजर को घेर लिया और कोठी में आतिशज़दगी के बारे में पूछने लगे। 2 दिन और गुजर गए। शहर से आने वाले आदमी ने बताया कि सियान चांग को शहर में चंद रोज और लगेंगे। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आराम से यहाँ रहें। इन 3-4 दिनों के दौरान में चीकू और मिकोशी यानी उन 2 औरतों से जानकी की दोस्ती हो गई थी। उन दोनों में से किसी की उम्र भी 30 से ज्यादा नहीं थी और उन दोनों के हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। वो दोनों शायद शहर की रहने वाली थी और सियान चांग अपना दिल बहलाने के लिए उन्हें खास तौर पर यहाँ लेकर आया हुआ था। जानकी अब तक तो मैक्सी नुमा वही लिबास पहनती रही थी जो उसने काराचंद के बंगले में पहना था, मगर चीकू ने उसे अपनी एक पैंट और शर्ट दे दी थी। वो दोनों कदो कामत में जानकी के बराबर ही थी, इसलिए जानकी को ये कपड़े तकरीबन फिट आ गए थे। यहाँ सख्त बोरियत थी। मैं सुपरवाइजर के साथ घूमता रहता और जानकी सर पर चौड़े छज्जे का हेड जमाए, पुश्त पर मखसूस दर्द की बनी हुई लंबी सी तकोन वाली टोकरी लगाए दूसरे मजदूरों के साथ बाग में चाय की पत्तियां चुनती रहती। 10 दिन गुजर गए। इसी दौरान में सियान चांग एक मरतबा खुद भी आया, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटों के लिए। उसने भी मुझे तसल्ली दी कि हम परेशान ना हो, जैसे ही शहर के मामलात से फारिग होगा वो यहाँ आकर हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर देगा। कोठी में आतिशज़दगी का कोई मामूली वाकया नहीं था। उस आग में 3 औरतें जल मरी थी, जिनमें एक उसकी बीवी भी थी। वो दौलतमंद आदमी था और इस छोटे से शहर में एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम रखता था। शहर के लोग इस वाक़े पर इज़हार अफसोस और उसकी बीवी की ताज़ियत के लिए उसके पास आ रहे थे। इसके अलावा आतिशज़दगी से कुछ कानूनी उलझनें भी पैदा हो गई थी, जिन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी था। सियान चांग 11वें दिन वापस आया तो उसकी गाड़ी के पीछे स्याह रंग की एक स्टेशन वैगन भी थी, जिसमें 2 आदमी थे। वो रात भी हमें वहीं गुजारनी पड़ी और फिर सुबह सवेरे सियान चांग ने हमें रुखसत कर दिया। चीकू और मैकुशी भी उसी वैन में हमारे साथ जा रही थी। सियान चांग ने मुझे एक बड़ी रकम दी थी, जो मैंने ये सोचकर कबूल कर ली कि काम आएगी। अब हम बख्शों के बेस में नहीं थे और सियान चांग के कहने के मुताबिक हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी। मेरे ये दोनों आदमी शाओ यांग तक तुम्हारे साथ जाएंगे, सियान चांग ने कहा। रास्ते में कोई गड़बड़ होगी तो ये संभालेंगे। शाओ यांग से आगे चीकू तुम्हारी मदद करेगी। हम सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो गए। शाओयांग की तरफ जाने वाली हाईवे तक पहुंचने का एक रास्ता तो ये था कि हम पहले डांग को जाते और वहां से हाईवे की तरफ निकलते, लेकिन ड्राइवर ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इस खित्ते में छोटे बड़े दरियाओं की बहुतायत थी। उनके नाम कुछ इस कदर मुश्किल थे कि कम अज कम मेरे लिए उन्हें याद रखना मुमकिन नहीं था। हमारी वैन एक दरिया के साथ साथ गाओशा नामी कस्बे की तरफ दौड़ती रही। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम गाओशा पहुंचे और वहां से दूसरी सड़क पर मुड़ गए। मजीद 1 घंटा सफर करने के बाद हम मेन हाईवे पर पहुंच गए। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से शाओ यांग तकरीबन 7 घंटे के फासले पर है। इस वक्त सुबह को 9 बज रहे थे और मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें 4-5 बजे तक शाओ यांग पहुंच जाना चाहिए था। हाईवे पर बस वो माल बरदार ट्रकों और प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा ना थी, इसलिए ड्राइवर को तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। इस इलाके में छोटी छोटी पहाड़ियां थी जिनके दामन में चाय के बागात थे, लेकिन 3 घंटे बाद हमने सब्जे को पीछे छोड़ दिया और अब हमारे चारों तरफ बंजर और वीरान पहाड़ियां थी। बाज पहाड़ियां तो बहुत बुलंद थी। ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर उसका साथी मोयांग बैठा हुआ था। मैं जानकी के साथ पिछली सीट पर और चीकू और मैकुशी हमसे पिछली सीट पर बैठी हुई थी। 1 बजे के करीब वैन एक छोटे से स्टॉप पर रुक गई। एक छोटी सी बस्ती थी, चंद दुकानें और 2-3 रेस्टोरेंट्स थे। एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए इतला मिली कि तकरीबन 30 मील आगे डाकुओं के एक गिरोह ने हाईवे पर लूट मार मचा रखी है और इस वक्त आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमें तकरीबन 2 घंटे वहां रुकना पड़ा और जब मुखालिफ सम से आने वाली एक गाड़ी में सवार लोगों से इतला मिली कि रास्ता साफ है तो हम फौरन ही रवाना हो गए। तकरीबन 1 घंटा हाईवे पर सफर करने के बाद सामने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। उसकी आंखों में तशवीश उभर आई थी। उसके साथी ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और वो दोनों इधर उधर देखने लगे। सड़क पर पत्थर देखकर मेरा भी माथा ठिनका था। शायराओं पर आम तौर पर इस तरह रोड ब्लॉक करके लूट मार की वारदातें की जाती थी। मैंने भी पिस्तौल निकाल लिया और इधर उधर देखने लगा। दोनों तरफ बंजर और वैरान पहाड़ियां थी। किसी जीरू का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी छठी किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। ड्राइवर और मोयांग कुछ देर तेज लहजे में आपस में मशवरा करते रहे और फिर आखिर ड्राइवर ने वैन सड़क से उतार कर पहाड़ियों में एक तंग से रास्ते पर मोड़ दी। 2-2.5 मील इन पहाड़ियों में चलते रहने के बाद हम दोबारा हाईवे पर निकल आएंगे, ड्राइवर ने बताया। लेकिन तुम लोग सीटों से नीचे उतर कर बैठ जाओ। हो सकता है कि पहाड़ियों में गूंजती हुई फायर की आवाज से उसका जुमला मुकम्मल ना हो सका। ड्राइवर के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो स्टीयरिंग के साथ दरवाजे की तरफ लुढ़क गया। उसकी पेशानी से खून का फुहारा बह निकला। सामने किसी जगह से चलाई जाने वाली गोली विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई उसकी खोपड़ी में घुस गई थी। जानकी चीकू और मैकुशी चीख उठी। वैन बेकाबू होकर एक चट्टान से टकरा गई। मेरे सर बड़े जोर से अगली सीट से टकराया और मेरा दिमाग जुन जना उठा। इससे पहले कि मैं संभल पाता फजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। इस मरतबा गोलियां गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगी। 2 टायर भी धमाकों से फट गए
बोयांग ने दरवाजा खोलकर बाएं छलांग लगा दी और हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और फिर उसकी खौफनाक चीख सुनाई दी। गोली उसके सीने में लगी थी। वो लहराता हुआ नीचे गिरा और बेहिस्सो हरकत हो गया। सीटों के नीचे दुबकी रहो, उठने की कोशिश मत करना, मैंने चीनी जबान में चीख कर चीकू और मैकोची से कहा और जानकी को भी सीट पर दबाए रखा। मेरे पास पिस्तौल मौजूद था, मगर मुकाबले की कोशिश करना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत होती। हम चारों तरफ से घिरे हुए थे और उन लोगों को चैलेंज करना खुदकशी के मुतरादिफ होता। तकरीबन 2 मिनट खामोशी में गुजर गए और फिर बाईं तरफ से एक दाढ़ती हुई आवाज सुनाई दी। हमें वैन से उतरने का हुक्म दिया जा रहा था और साथ ही ये वार्निंग भी दी गई थी कि अगर हम में से किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसे गोलियों से छिलनी कर दिया जाएगा। हुक्म मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं कहते हुए सीधा हो गया। चीकू और मैकोशी के चेहरे बिल्कुल जर्द थे और वो दोनों खौफ से थर थर कांप रही थी। मैंने पिस्तौल जेब में डाल लिया और दरवाजा खोला और दोनों हाथ उठाकर नीचे उतर आया। मेरे पीछे जानकी और फिर चीकू और मैकोशी भी उतर आई। चंद सेकंड बाद ही मुख्तलिफ समतों से 5 आदमी सामने आ गए। उनके पास ऑटोमेटिक राइफलें थी और हम उन राइफलों की जद पर थे। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ते रहे और जैसे ही करीब पहुंचे उनमें एक आदमी को देखकर मैं उछल पड़ा। वो एक सियान था, जराइम पेशा बख्शू, जिसकी वजह से चीन में हमारे लिए मुसीबतों का दौर शुरू हुआ था और आसार बता रहे थे कि ये सूरत मजीद आगे चलेगी। अक्षियान के ऊँटों पर बड़ी मानी खेल मुस्कुराहट थी और मेरे दिमाग में चींटियां सी रेंग उठी थी। अक्षियान ने जानकी की तरफ देखकर मुझसे चंद कदम के फासले पर रुककर राइफल का रुख मेरे सीने की तरफ कर लिया। उसकी उंगली ट्रैगर पर थी और मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। अक्षियान की उंगली की मामूली सी हरकत किसी भी वक्त मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी।